दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स का जो हिंदी का चैप्टर है सिपाही की माँ, जो लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। उसी का आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर पढ़ाने वाला हूं जो एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं सिपाही की माँ का पहला प्रश्न। ओके, बिस्नी और मुन्नी को किसका प्रतीक्षा था, वे डाकिया की राह क्यों देखती है। तो मुन्नी और बिस्नी कौन थी, तो मानक की बहन थी मुन्नी और मानक की माँ थी बिस्नी। ओके, तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। बिस्नी और मुन्नी को अपने घर के इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है। उसकी चिट्ठी आने के इंतजार में डाकिया की राह देखती है। जो विष्णु है उसका बेटा, इकलौता बेटा, और मुन्नी का इकलौता भाई मानक जो है वो युद्ध में लड़ाई करने गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ओके, तो विष्णु और मुन्नी को उसी का इंतजार है। अगर वो नहीं आता है तो वो चिट्ठी भी भेज सकता है। इसी के इंतजार में मुन्नी और विष्णु डाकिया की राह देखते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। चलिए इसका कारण जानते हैं क्यों भेजती है। उत्तर में है विष्णु पति विहीन महिला है, यानी विष्णु का पति मर चुका है, उनका देहांत हो चुका है। ओके, परिवार निम्न मध्यवर्गीय है, सयानी पुत्री घर में है, उसके हाथ पीले करने हैं और पति तो नहीं है और साथ साथ वो गरीब फैमिली से भी है और उसकी पुत्री भी सियाना हो गई है जिसका हाथ पीला करना है। हाथ पीला करने का मतलब शादी करना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं और कारण क्या है। जब वह कुछ कमा कर लाएगा तभी तो यह कार्य हो सकता है। भारतीय जीवन में कन्या का विवाह भारी समस्या है और जो हमारे भारतीय जीवन है उसमें कन्या का विवाह एक समस्या के रूप में बन जाता है। इसलिए क्योंकि हमारे भारतीय जीवन में लड़की के शादी में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बारातियों का स्वागत वगैरह वगैरह, खाना पीना, और लड़का वाला भी दहेज वहेज मांगता है। तो इस कारण लड़की के शादी में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यही एक कारण था कि मानक को लड़ाई में भेजा गया ताकि उसकी कमाई से मुन्नी के हाथ पीले हो सके, और यही कारण था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों है। तो चलिए जानते हैं। हमारे विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र विष्णु है। यह बात एकांकी के शीर्षक से भी स्पष्ट होती है। और इस पूरे जो एकांकी है, जो नाटक है, उसमें सबसे सशक्त पात्र किसका है, तो विष्णु का है। विष्णु का है और ये कहानी के एकांकी के शीर्षक से भी पता चलता है। कहानी का शीर्षक है एकांकी का सिपाही की माँ, यानी माँ के बारे में विचार है। ओके, इस कहानी में विष्णु ने समाज को अच्छे संदेश देती है। एक सच्चे देशभक्त की माँ होने का साथ साथ ही विष्णु विषम परिस्थिति से भी लड़ने का संदेश देती है। और जो विष्णु है वो एक सच्चे देशभक्त की माँ होने का पहचान देती है कि देखिए सच्चे देशभक्त की माँ होना भी कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को युद्ध में भेजती है। और विषम परिस्थिति में भी अपने परिवार को कैसे चलाना है ये भी बताती है। आगे है वो गरीबी की स्थिति में भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरह से कर रही है। इस कुलत समाज से उसका एक ही खेद है कि शादी के लिए दहेज लेना। विष्णु दहेज की बातों से चिंता जताती है जो इस समाज के लिए जागरूकता का संदेश है।
उसने मानक की तरह हर सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। और जो विष्णु कहती कि जो हमारे समाज में तो लगभग में चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो स्त्री का शादी होता है, कन्या का शादी होता है, तो उसमें जो दहेज लेने वाला बात हो जाता है, यही गलत है। दहेज लेने वाला प्रथा बंद कर देना चाहिए। हमारे बिहार में नीतीश कुमार दहेज प्रथा पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरे अच्छे से इस पर रोक न लगा है। लोगों को और जागरूक होना जरूरी है, तभी इस पर रोक लग पाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बांतों के करे से भी अच्छे होंगे न। मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। जो मुन्नी थी वो अपने सहेली को करे पहने हुए देख कहती है कि जो मेरे भैया है वो इससे भी अच्छे करे लाएंगे। तो मुन्नी का भी परिचय देना है, ठीक, तो चलिए देते हैं। मुन्नी सैनिक मानक की बहन है और विष्णु की पुत्री है। उसकी अवस्था विवाह योग्य हो गई है। वो पिता विहीन और निम्न मध्यवर्गीय कन्या भी है। तो यहाँ पर आपको विष्णु के बेटी मुन्नी का परिचय मिल गया है कि मुन्नी सैनिक मानक की बहन है, विष्णु की पुत्री है और पिता विहीन है और शादी योग्य हो चुकी है। ओके, चलिए आगे है, उसकी आशाओं के केंद्र उसका भाई है जो इस समय सेना में है। वह बर्मा में युद्धरत है। मुन्नी ने अपनी सहेलियों के करे पहने देख उसकी आकांक्षा है कि उसके करे उनके करों से भी बढ़िया होने चाहिए। यहाँ पर कड़ा होगा, कई लिखा गया है, कड़ा होगा, ठीक, होने चाहिए। कहने का मतलब कि जो मुन्नी की फ्रेंड्स है, मुन्नी की सहेली लोग है, वो कड़ा पहनी हुई रहती है, तो मुन्नी का आशा होता है कि उसके जो भैया है ना, वो उन सहेलियों के करे से भी अच्छे करे लेकर आएंगे, उसकी एक आशा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वो अपनी माँ से कहती है, अम्मा मैं भी भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बांतों के करे से भी अच्छे होंगे। उसके मन में अपने भाई के प्रति गहरी प्रेम की भावना है। और फिर मुन्नी कहती है कि जो भैया है मेरे लिए बहुत अच्छे करे लाएंगे, जो तारों और बांतों से अच्छे करे होंगे। ओके, फिर साथ ही उसके मन में भाई के प्रति अगाध विश्वास भी है। वही उसकी आशा का केंद्र है। उसके सारे अरमान, आशा, विश्वास मानक पर ही टिके। और मुन्नी का जो भी आशा टिका हुआ है उस सब मानक पर ही टिका हुआ है कि मानक आएगा पैसा कमाकर तो उसका शादी धूमधाम से होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, विष्णु मानक की माँ है पर उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है, कैसे? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एक सिपाही की माँ दूसरे सिपाही की माँ भी बन सकती है और विष्णु में यह गुण है। चलिए देखते हैं कैसे। एकांकित के दूसरे भाग में विष्णु स्वप्न में जो कुछ देखती है, जिस घटनाओं की यहाँ योजना की गई है, यह सब यह संकेत करता है कि उसके किसी भी सिपाही के प्रति वात्सल्य खोजा जा सकता है। और विष्णु का जो प्रेम अपने बेटे के लिए, अपने सिपाही बेटे के लिए, वही प्रेम सबके लिए। ओके, सारे सिपाही के लिए। फिर आगे है, जब एक सिपाही मानक को खदेड़ते हुए आता है उस समय मानक माता के गले लिपट जाता है। वह सिपाही पूछता है, क्या लगती हो? यानी सपना में जब देखती है विष्णु की मानक का पीछा कर रहा है, एक सिपाही खदेड़ रहा है और मानक घायल है, तो मानक आके गले से लिपट जाता है। तो सिपाही आकर पूछता है कि तुम इसकी जो घायल सिपाही इसकी क्या लगती हो? तो विष्णु उत्तर देती है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे कभी डरने नहीं दूंगी। और मानक को कहती है, बेटा तू घबराओ ना, मैं तुझे डरने नहीं दूंगी, तू डरो मत। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तुम इसकी सिपाही इसे सिपाही कहते हो, यहाँ पर इसे होगा, इसे सिपाही कहता है। यह हजारों का दुश्मन है, वे भी उसको खोज रहे हैं। और वो सिपाही कहता है कि ए माँ तू इसे सिपाही कहती, ये हजारों का दुश्मन है। उस पर विष्णु कहती है, तू भी तो आदमी है, तेरे भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझ सकता।
और जो सिपाही है वो कहता है कि नहीं, मैं इस मानव को मार दूंगा, ये सिपाही है, इसे सब खोज रहे हैं, ये दानव के तरह सबको ख़त्म कर रहा था। तो विष्णु कहती है कि अरे तेरी कोई माँ नहीं है, तू अब एक माँ के दिल का दर्द नहीं समझ सकता है, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ। साथ ही जब मानक सिपाही को धक्का देकर बंदूक छीनकर उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है तो विष्णु कहती है नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। और इतना जब बात उस सिपाही और विष्णु में होते रहता है तभी क्या होता है कि मानक खड़ा हो उठता है और उस सिपाही का ही बंदूक छीनकर उस सिपाही को मारकर और उसके तरफ बंदूक तान देता है। ओके, तो जैसे ही मानक उस सिपाही के तरफ बंदूक तानता है तो विष्णु कहती है कि नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो जाएगी, वह फिर चलता है। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध है। और फिर जब वो तान देता है बंदूक तो विष्णु कहती है कि तुम इसे मत मारो, इसकी भी माँ होगी, इसके पीछे रो रो कर पागल हो जाएगी। लेकिन मानक नहीं समझता है तो कहती है विष्णु कि तुझे तेरी माँ की कसम, तू इसे नहीं मारेगा। फिर आगे ये सारे संवाद यह स्पष्ट करते हैं कि वह जितना मानक को चाहती उतना ही उस सिपाही को भी बचाना चाहती है। उसके मन में दोनों के प्रति प्रेम है। उसकी यह स्थिति स्पष्ट करती है कि उसमें किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। और उसकी यह स्थिति स्पष्ट करती है, प्रेम जो है दिखाती है जब विष्णु, तो यह स्पष्ट करती है कि विष्णु में किसी भी सिपाही की माँ को ढूंढा जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। एकांकी में एक ही अंक होते हैं, उस एक अंक में ही एक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि नाटक में एक से अधिक अंक या एक्ट होते हैं और प्रत्येक अंक कई दृश्यों में विभाजित होकर प्रस्तुत होते हैं। देखिए जो नाटक होता है ना, वो नाटक लंबा चलते रहता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, वो चलते रहता है। लेकिन एकांकी मतलब होता है 1 एक्ट, जिसको कहते हैं ना 1 एक्ट प्ले, वही होता है कि एक बार में पूरा कहानी खत्म हो जाना, ठीक है ना, एक ही बार में, ये नहीं कि अगले दिन या कोई और दिन, नहीं, एक बार में ये पूरा कहानी खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं 1 एक्ट या एकांकी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोनों लड़कियां कौन है। चलिए कहानी में 2 लड़कियों का बात तो आया है, तो जानते हैं दोनों लड़की कौन है। लड़कियों के विषय में सर्वप्रथम दीनू बताता है कि जवान लड़कियां आज कहीं से आई है, मेम की तरह चलती है, बड़ी बेशरम भी है। कुंती बताती है कि ये लड़कियां क्रिश्चियन है। उसी समय एक लड़की यह गुहार लगाती है कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। देखिए होता क्या है कि उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते रहता है तो 2 ईसाई लड़की वहाँ से भागती है, ठीक है ना, उसका सारा परिवार मर जाता है तो वो भाग कर आती है गांव में, विष्णु के गांव में। तो दीनू बताता है कि 2 जवान लड़कियां आई है और मेम की तरह चलती, यानी वो क्रिश्चियन लोग का तो होता ही है फैसिलिटी अच्छा, वो सब थोड़ा अच्छे ढंग से रहते हैं, चलते फिरते हैं, लगते कि वीआईपी आदमी है। और वो लोग थोड़ा बेशरम टाइप के भी होते हैं ना कि कुछ भी बोल देना नॉर्मली, उस सब के लिए ये सब कोई बात नहीं होता है। तो वही वो बताता है कि बड़ी बेशरम है, एकदम मेम की तरह चलती है। तो फिर कुंती बोलती है कि अरे वो लड़कियां क्रिश्चियन है। ओके, और वो लड़कियां क्या कहती है कि आवाज़ लगाती है, बोलती है कि माँ जी मुझे थोड़ा सा दाल चावल दे दीजिए खाने के लिए, परमात्मा आपका भला करेगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी लड़की कहती है हम रिफ्यूजी है,
बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। वे अपना परिचय देते हैं कि वे रंगून से आई है। अनेक व्यक्ति वहां से घबरा छोड़ भागे हैं। और कहती है कि हम लोग रंगून से आए हैं और बहुत दिन से चलते फिरते आए हैं, भूखे प्यासे हैं। और अनेक जो वहाँ के लोग थे, व्यक्ति थे, वो उन लोग को घबरा कर छोड़कर भाग गए। ठीक, फिर आगे हमारे परिवार के सदस्य मारे गए हैं। ये बताती है कि उनका घर बार उजड़ गया है। जापानी जहाज़ों ने बम मारकर सारा शहर उखाड़ दिया है। वे बर्मा से रंगून शहर में आई है। और कहती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो ईसाइयों लोग में और जापानीज लोग में हो रहा था। तो जापानी लोग क्या किए कि बम मारकर उसके पूरा जो शहर था उसको तबाह कर दिए। उसके सारे परिवार के सदस्य मर गए, वो दोनों बचे हैं और वहाँ से भाग कर आए हैं। ओके, तो चलिए यही बात था, दो लड़कियाँ ईसाई थी। आगे चलिए देखते हैं कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि कुंती पड़ोसन रहती है। चलिए, वह एक पड़ोसन है अधेड़ अवस्था में, फिर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। वह आते यह पूछती है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई है। और जो कुंती है वो अधेड़ उम्र की है, लेकिन अधेड़ उम्र में भी उम्र न पता चलने वाली औरत है, जिसका उम्र न पता चलता है कि वो एजेड है। ठीक, और आते ही पूछती है कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई है। वह बर्मा में लड़ाई का परिचय देती है। कुंती यह भी कहती है कि मानक जल्दी घर आ जाए और बहन के हाथ पीले करे। और ये भी कहती है कि अगर मानक जल्दी घर आ जाएगा तो उसकी बहन का हाथ पीला जल्दी हो जाएगा। उसका रूप सामान्य स्त्री का है तो है ही, वह एक ऐसी स्त्री भी है जिसके चारों ओर चिंता रहती। वह यह बताती है कि धन भी चली जाएगी। वह यह भी पूछती है कि रोशनी ने कोई घर ढूंढा है क्या। वह मलमल की भी चिंता करती है कि सब विलायत चली जाएगी। उसका व्यक्तित्व सब की चिंता करने का है, पर वह चिंता मात्र दिखावटी है। होता है ना कि गांव में कि कोई महिला लोग आपस में बात करती है तो एक आध दो महिला ऐसी भी होती है कि चिंताजनक करती है, लेकिन उसको चिंता नहीं रहता है, बस ऐसी बात बढ़ाने के लिए चिंता जताती है। तो वही बताती है कि जो आपकी बेटी है मुन्नी, उसका तो शादी हो जाएगा तो वो भी चली जाएगी। फिर उसके बाद धन्नू भी चली जाएगी, धन्नू का भी शादी हो जाएगा। और मलमल ये सब भी विलायत चली जाएगी, यहाँ से शादी करके अलग चली जाएगी। तो इसका ये चिंता दिखावटी था, बात से बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते। आगे है सिपाही। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं मानक और सिपाही क्यों मारना चाहते हैं। मानक बर्मा में अंग्रेजों की ओर से लड़ रहा था, दूसरा पक्ष जापानी था। दोनों एक दूसरे के शत्रु थे, क्योंकि फौजी अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मानक और सिपाही भी प्रशस्त्र शत्रु ही थे, उनकी सेनाएं अलग अलग थी। यही कारण था कि वे एक दूसरे को मारना चाहते। देखिए, युद्ध में कोई भी व्यक्ति हो, वो सबको अपना देश प्यारा होता है। तो ऐसी एक जापानीज था और मानक था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार। तो जो जापानी है वो मानक को मारना चाह रहा था, क्योंकि वो अपने देश से प्रेम कर रहा था। और मानक है वो भी अपने देश से प्रेम कर रहा था, इसलिए वो उस जापानीज को मारना चाह रहा था। तो इसलिए एक दूसरे को वो मारना चाह रहे थे। चलिए आगे 10वां प्रश्न है, मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। चलिए कारण जानते हैं क्योंकि वो ऐसा बोलता है, ऐसा बात। तो मानक का पीछा करते हुए एक आहत सिपाही आता है। वह मानक को मारना चाहता है, उसकी माता उसे रोकती है। वह सिपाही को भी मना करती है कि वह मानक को न मारे और मानक को भी रोकती है।
कि वह भी उस सिपाही को न मारे। देखिए, जब मानक बिस्नी के सपने में आता है तो वो घायल रहता है और उसका पीछा एक जापानीज सिपाही करते रहता है। तो मानक की माँ कहती है, मानक को, उस सिपाही को पहले बोलती है कि तुम मेरे बेटे को मत मारो, लेकिन मानक खड़ा हो उठता है और उसका बंदूक छीनकर उसी को तान देता है और कहता है मैं इसे मार दूंगा। तो बिस्नी कहती कि नहीं बेटा, तुम भी इसको नहीं मारो और तुम भी इसको नहीं मारो, दोनों एक दूसरे को न मारे। सबके परिवार होते हैं, सबके माँ है, सबकी बहनें हैं और सबके बाल बच्चे हैं, तो आप एक दूसरे को न मारे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उस पर मानक कहता है अपना दुश्मन बताता है कि वह उसको नहीं मारेगा तो वह उसको मार देगा, मैं उसको जरूर मारूंगा। वह आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है और वह बंदूक उठा लेता है और गरजता है, मैं बहसी और जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। ओके, और ऐसे बिस्नी जब मना करती है तो मानक कहता है नहीं माँ, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं और अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो फिर ये बाद में मुझे मार ही देगा। और आगे बढ़ता है उठकर और उसको धकेल देता है जापानी सिपाही को और उसका बंदूक छीनकर उसको तान देता है। कहता है कि मैं बहसी हूँ और बहसी जानवर और उससे भी बढ़कर हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर वह उसकी तरह हंसता है, उसी तरह हंसता है जैसे वो सिपाही हंस रहा था। वह भी आहत है, सिपाही भी आहत है, दोनों एक दूसरे के शत्रु है। माता दोनों को रोकती है। मानव का आसरा पाकर स्वयं को बहसी का उठता है और उसका उम्मीद ही है उसके सिर पर शत्रु का भूत सवार है। और मानव खुद को बार बार बहसी और जानवर कहता है और उससे भी बढ़कर कहता है और उसके सर पर शत्रु का भूत सवार रहता है। तो यही कारण है कि वो अपने आप को बहसी जानवर क्यों कहता है। चलिए अगला है लास्ट पर, नहीं सॉरी, इसके बाद भी एक है। मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानव को लड़ाई पर न जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपना मत दे। अपना मत देने का मतलब होता है अपने भाषा में बताए। तो चलिए बताते हैं हम लोग। निम्न मध्य वर्ग परिवार सदा आर्थिक बदलाव में रहता है, पर यह परिवार पूर्णतः निम्न मध्यवर्गीय परिवार था, पिता विहीन परिवार था। वह मात्र एक कमाने वाला सदस्य था। ग्रामीण क्षेत्र में कमाई के साधन सुलभ नहीं है। कठिन परिश्रम करके भी 2 जून की रोटी जुटा पाना भी सहज संभव नहीं है। साथ ही छोटी बहन थी जो चंद्रकला के समान बढ़ती जा रही थी, उसका विवाह अवश्य था। चलिए ये बात जानते हैं कि ये इसमें क्या कह रहा है कि मानक को सिपाही जो सेना में और लड़ाई करने के लिए नहीं भेजना पड़ता अगर पैसा की ज़रूरत नहीं होती। तो इस कथन को अपने भाषा में बताते हैं। तो मानक को इसलिए लड़ाई में जाना पड़ता है क्योंकि उसका परिवार तो पहले निम्न मध्यवर्गीय था और उसके बाद वो पिता विहीन था, यानी उसके पिता का देहांत हो चुका था और गांव में साधन नहीं होता है कि कोई अच्छा सा काम करके घर भी चला ले और बहन का शादी भी कर ले। तो इसलिए मानक को युद्ध में जाना पड़ा ताकि वो घर भी अच्छा से चला पाए और उसकी बहन का शादी भी हो पाए। ओके, चलिए आगे। आज विवाह के वर पक्ष अपना मुंह फैलता है, वो कन्या पक्ष को सूचना ही निगल जाता है। अतः एक ही उपाय था कि मानक सेना में जाकर कुछ धन कमाए जिसके माध्यम से मुन्नी के हाथ पीले हो सके। यह कथन उपयुक्त है कि समाज का कोड है दहेज लोभ, इसके विरुद्ध युवा पीढ़ी को खड़ा होना होगा। और बहन का शादी करना है तो उसके लिए पैसा जरूरी है और लड़का वाला जो पक्ष होता है वर पक्ष, वो वधु पक्ष से तो ऐसा मुंह खोलता है ना कि जैसे कि वो उसका बाप कमा के रख दिया है और वो अपना पैसा मांग रहा है। ऐसा डिमांड करता है कि पूछो मत। तो यही सब से परेशान होकर
मानव को हार धर कर लास्ट में सेना में भर्ती होना पड़ा ताकि वो धन कमा पाए, वहाँ से अच्छा धन कमा पाए और बहन का शादी कर सके। और ये पूरे समाज का सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा गलती और सबसे खराब आदत यही है कि दहेज लेना सबसे घटिया काम है। इसको बंद कर देना चाहिए। बिहार में इसके खिलाफ तो आवाज़ उठ रहा है और इसके खिलाफ युवा पीढ़ी को खड़ा होना पड़ेगा। अगर लड़का शादी में खुद अपने परिवार को कहे कि माँ पापा मैं दहेज नहीं लूँगा, तो दहेज प्रथा ही बंद हो जाएगी। तो हम जैसे युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा दहेज प्रथा के खिलाफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है व्याख्या करें। तो नीचे जो भी बात लिखा हुआ है उसको व्याख्या करेंगे। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। चलिए ये बात बोला गया था, ये विष्णु बोली थी। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहन राकेश कृति एकांकी सिपाही की माँ से लिया गया है। और जब भी व्याख्या करने वाला बात रहे तो जो कहानी एकांकी नाटक निबंध है उसका नाम लिखा जाता है प्रस्तुत पंक्ति कर। ठीक, उसका बेटा वर्मा में लड़ रहा है, वह उसके आगमन की प्रतीक्षा करती है। वह चाहती है कि कम से कम पत्र आ ही जाना चाहिए। और विष्णु का जो बेटा है वो वर्मा में युद्ध लड़ रहा है और वो चाहती है कि वो ना तो कम से कम उसका पत्र आ जाए कि माँ मैं सही सलामत। ओके। एकांकी के दूसरे दृश्य में सिपाही की माँ एक स्वप्न देखती है। उसका पुत्र आहत होकर, यानी आहत होने का मतलब घायल होकर आ गया है। उसका पीछा एक सिपाही कर रहा है, वह भी आहत है, वो भी घायल है लेकिन वो पीछा कर रहा है। मानक माँ की गोद में लिपट जाता है। दोनों में वाक युद्ध होता है और दोनों जो सिपाही उसमें बात बोले में ही वाक युद्ध करने का मतलब होता है ना कि बात से ही लड़ाई कर देना, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो ये सब क्या हुआ? वाक्य युद्ध हुआ। तो ऐसी वाक्य युद्ध होता है। पीछा कर रहे सिपाही की बंदूक मानक छीनकर उसी पर देता है। मानक की माँ जानती है कि युद्ध में जो सिपाही होते हैं वो सब उसके पुत्र के समान हो जाते हैं। और विष्णु कहती है कि जो भी सिपाही है युद्ध में लड़ रहा है वो सब उसके बेटे के समान है। ओके। फिर आगे उसके भी घर परिवार होता होगा, बाल बच्चे भी होंगे, शायद कोई अनब्याही बहन भी हो सकती है। और उसी मानक की तरह भी उसके फैमिली में भी कोई अनब्याही बहन भी हो सकती है। वह भी उसकी आकांक्षा को लेकर ही सेना में गया होगा। अतः वह उस सिपाही की स्थिति का अवलोकन अपने परिवार की हालत से करती है और यह मानती है कि वह भी हमारी तरफ गरीब ही आदमी है। और यही सब कारण से विष्णु कहती है कि वो भी सिपाही, जो जापानी सिपाही है, वो भी हमारे तरह गरीब ही आदमी है, तभी तो वो सेना में भर्ती हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर। घर वर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आया तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। चलिए इसका भी व्याख्या करते हैं। कुंती कहती है कि अरे लड़का और लड़का के घर देखकर क्या होगा, जब तक के मानक नहीं आएगा पैसा कमा के तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और तुमको तो पता ही है कि आजकल के लोग हैं उनका कितना हाथ भरा हुआ है। डायरेक्ट 5 लाख से ही स्टार्ट करते हैं। छोटा से छोटा आदमी 5 लाख से ही दहेज स्टार्ट करता है। उसके बाद गाड़ी घोड़ा सब चाहिए, 5 लाख 10 लाख चाहिए नकदी। तो ये सब गलत बात है। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ मोहन राकेश कृति सिपाही की माँ से लिया गया है। विष्णु कुंती से कहती है कि वर देखकर कोई लाभ नहीं है क्योंकि हमारे पास रुपए तो है नहीं जो विवाह किया जा सके। और जब कुंती से बात करती है तो कहती है विष्णु की घर देखकर, लड़का देखकर क्या करेंगे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। फिर
आगे इसीलिए जब मानक आएगा तभी कुछ हो सकता है। वैसे भी आजकल शादी ब्याह में बहुत अधिक खर्च होते, अर्थात विष्णु स्पष्ट कहती है कि उसके पास रुपए पैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जब उसका बेटा आएगा तभी शादी के बारे में कुछ सोचा जाएगा। ओके, चलिए अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं। नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। चलिए इसका व्याख्या करते हैं कि ऐसा बात क्यों बोला है और किसने बोला है। प्रस्तुत पंक्तियां मोहन राकेश कृति एकांकी सिपाही की मां से लिया गया है। दोनों लड़कियां बर्मा से भागकर आई थी, वे खाने को कुछ मांग रही थी। ये वाला क्वेश्चन पहले में ही बता दिया था, एक पहला क्वेश्चन शुरू में ही था जिसमें बता दिया है कि कौन आया था भागकर। उनसे वहाँ के समाचार पूछे गए, वर्मा का समाचार पूछा गया उन लड़कियों से जो लड़कियां वर्मा से भागी थी। उस समय यह पता चलता है कि ये लड़कियां भागकर आई है। मुन्नी पूछती है, जिस मार्ग से तुम भागकर आई हो क्या उस मार्ग से फौजी भागकर नहीं आ सकते? तो मुन्नी अपने भाई के लिए पूछती है कि जिस मार्ग से तुम भागकर आई हो उस मार्ग से सिपाही लोग भागकर नहीं आ सकते हैं। उस अवसर पर एक लड़की बताती है कि वह कहती है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए भेजे जाते हैं और वे वहाँ लड़ रहे हैं क्योंकि उनको लड़ने हेतु ही भेजा जाता है। और एक लड़की, दोनों लड़की में से एक लड़की बोलती है कि नहीं, सिपाही लोग लड़ने गए हैं और उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया है तो वो लड़ेंगे, भाग नहीं सकते। इस कारण वे भाग नहीं सकते। अगर किसी फौजी ने जरा भी भागने का प्रयास किया या सेना छोड़कर भागा तो उसे गोली मार दी जाती है और जो भी सिपाही भागने का कोशिश करेंगे उनको गोली मार दिया जाएगा। ओके, फौजी को लड़ना ही है, या तो जीतता है या मर जाता है, पर भागता नहीं। ओके, और कहती है कि सिपाही जीतेगा और नहीं तो मर जाएगा, लेकिन युद्ध से भागेगा नहीं। सिपाही का यही एक लक्षण होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने जो भी अभी तक क्वेश्चन पढ़ा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से, और मैं हमेशा ऐसा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से प्रश्न लाते रहता हूँ। बिहार बोर्ड 12 का 100 मार्क्स हिंदी का। तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ाई कर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।